एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी में सेक्शन डी के साथ फॉर स्टैंडर्ड 12 की, जहां आपको सेक्शन डी कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखेंगे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन वाइज। जहां सेक्शन डी में सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें बताते हैं पद्यांश के संदर्भ व्याख्या कीजिए। विचार विस्तार की तरह ही विचार विस्तार ही आपको करना होता है। अब विचार विस्तार आपने 7-8 में लिखा होगा ना, बाकी 10th स्टैंडर्ड में भी लिखा होगा, तो आपको पता होगा कि विचार विस्तार हम कैसे लिखते हैं। बस इसमें चेंजेस आपको इतना आएगा कि आपको जो है आपकी खुद की हिंदी की बुक की जो है पोयम दी जाएगी और उसको जो है एक्सप्लेन करना है, उसका जो है विचार विस्तार करना है। अब पैराग्राफ 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं और 3 कैसे लिखते हैं, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स तो लिखे हुए होने ही चाहिए। 5 मार्क्स का पूछा है, अब उसमें आप 1 पैराग्राफ में उन 2 लाइंस को एक्सप्लेन करके छोड़ दोगे, या फिर आपके पोएम में से जितनी भी लाइंस दी गई हो उसको सिर्फ एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके छोड़ दोगे ना, तो वो थोड़ा परफेक्ट नहीं लगेगा, प्रॉपरली आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो उसको लिखते कैसे है अब वो हम देखेंगे। जहां फर्स्ट पैराग्राफ, अब आपको किसी भी पोएम्स की लाइन दी गई हो तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये कौन सी पोएम में से ली गई है, आपकी टेक्स्ट बुक की कौन सी पोएम है। तो जिससे सबसे पहले तो कौन सी कविता है उसका नाम जो है आपको लिखना है कि ये जो 2 लाइंस है वो कौन सी कविता में से ली गई है, वो प्रॉपरली मेंशन करो कि ये कौन सी कविता में से ली गई है, कविता का नाम लिखो। दूसरा, अब इस पोएम को किसने लिखा है, कौन है इसके कवि या फिर कवियत्री, जो भी कवि हो या कवियत्री हो वो मेंशन करो। पोएम का नाम हमने लिख दिया, कवियत्री कौन है या कवि कौन है उसको लिख दिया। नेक्स्ट, अब जो लाइंस आपको दे रखी है विचार विस्तार करने के लिए, एकदम विस्तार में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अब उसमें से आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें से कौन से हार्ड वर्ड्स है, और उन हार्ड वर्ड्स की एक प्रॉपर लिस्ट एक अंडरलाइन कर लो। और इधर जो है लाइन बाय लाइन कि कुछ शब्दों के अर्थ ये होते हैं, ऊपर जो दी गई पंक्तियां हैं उनके कुछ शब्दों के अर्थ ये होते हैं। यहाँ पे आपको फिर फर्स्ट पैराग्राफ में उनके अर्थ भी एक्सप्लेन करने हैं। जहां पहले पैराग्राफ में हमने कविता का नाम लिख दिया, दूसरा जो कवि कवियत्री है उनका नाम लिख दिया, और तीसरा जो है इन शब्द के अर्थ भी हमने लिख दिए। इसको प्रॉपरली आपको पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स बना के नहीं। लेकिन ये समझाने का अर्थ ये है कि भाई ये पॉइंट्स जो है आपके फर्स्ट पैराग्राफ में आने चाहिए, आपको प्रॉपरली सेंटेंस में फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। बात आती है सेकेंड पैराग्राफ की। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे दिया कि कहाँ से पंक्ति ली गई है, क्या क्या है। अब बात आती है सेकेंड पैराग्राफ की, जिसमें हमें लिखना है काव्य के तरीके से समझाना। जैसे आपने पोयम जो समझी होगी, काव्य जो आपने समझी होगी, उसमें कैसा अर्थ रहा होगा, है ना, कैसे कैसे एग्जाम्पल, कैसे कैसे पीओवी उस पोयम के अकॉर्डिंग रहे होंगे, वो जो है हमें सेकेंड पैराग्राफ में बताना है। काव्य के अकॉर्डिंग जो है आपको पंक्तियां दे रखी है उनको एक्सप्लेन करना है। अब थर्ड पैराग्राफ में, अब थर्ड पैराग्राफ जैसे हम 7-8 में अपना विचार विस्तार नहीं किया करते थे कि भाई हमको दे देते 2 लाइंस, हमें अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली उसे एक्सप्लेन करना होता था। अब ये 2 पैराग्राफ के बाद जो है यहाँ पे आप अपना पीओवीज दे सकते हो, यहाँ पे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मर्जी के अकॉर्डिंग लिखना यानी कि यहाँ हमने पोयम के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल्स दे दी, पोयम के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है उसका वो भी लिख दिया है। अब थर्ड पैराग्राफ में हमें ये 2 लाइंस का मीनिंग रादर देन पोयम क्या समझ में आ रहा है वो जो है हम थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे। किसके साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ मुहावरों के साथ, कि भाई ये 2 लाइंस में हम अपने भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं ना, कुछ अपनी भी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। अब इतना आप रीड कर रहे हो तो आपको समझ तो आना ही चाहिए कि क्या रीड हम कर रहे हैं, क्योंकि पोयम देखो आएगा आपकी बुक में से, है ना, और ऑलरेडी आपने मीनिंग तो समझा हुआ ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ न्यू वर्ड्स भी आ जाए आपके लिए या फिर कुछ अनसीन आ रहा हो। इसलिए अपने खुद के पीओवीज क्रिएट करने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स दो, कुछ मुहावरे मैच हो रहे हैं वो भी इधर रखो, और इससे आपको तीनों ये फॉलो करोगे ना, तीनों प्रॉपरली, तब जाके जो है आपका ये 5 मार्क्स में से 4.5 मिलने के चांसेस होंगे, तब जाके ये परफेक्ट लगेगा आपका। इसलिए अगर परफेक्ट रखना है आपको कि भाई इधर भी हमें अच्छे मार्क्स कवर करने, स्कोर करने, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखना है, सेकंड कैसे लिखना है, थर्ड कैसे लिखना है। थर्ड हमारे अकॉर्डिंग लिखना है कि भाई जहां हम अपना
पीओवीज दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और मुहावरे भी दे सकते हो। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन 59 जो है कंप्लीट हो जाता है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे लिखना है। अब इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना ही वन पैराग्राफ लिखा हुआ या फिर कुछ भी हो काव्य के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ समझा दिया, वो नहीं होना चाहिए। 5 मार्क्स में पूछा गया है, प्रॉपरली उसे अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 60, गद्यांश को पढ़कर 1/3 भाग में सारांश और शीर्षक, 1/3 भाग में सारांश लिखना है और फिर उसका शीर्षक भी हमें देना है। शीर्षक यानी कि हेडिंग, टाइटल क्या आएगा इस पैराग्राफ का। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 60 में हिंदी में पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसे 1/3 यानी 1/3 पार्ट में जो है हमें हिंदी में लिखना है। अब उसको लिखने के लिए भी ना कुछ बातें आपको ध्यान में रखोगे तब जाके आप लिख पाओगे। समटाइम स्टूडेंट्स इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि भाई ये 1/3 भाग जो है ना इनको टाइम वेस्टिंग लगता है, तो कुछ कुछ सेंटेंसेस, उस पैराग्राफ के कुछ कुछ सेंटेंस ही निकाल के एज इट इज लिख देंगे। नहीं, ऐसे करोगे तो चेकर जो है पूरे मार्क्स ही नहीं देगा, इवन सर्कल कर देगा कि भाई ZERO 0। अब 5 मार्क्स में पूछा है तो ये 5 मार्क्स भी हमें जाने नहीं देने हैं। इसको कैसे लिखते, कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। अब जिसके लिए इधर फर्स्टली हमें क्या फॉलो करना है, पैरा मीनिंग। अब पैराग्राफ को हम केयरफुली रीड करेंगे। अब हिंदी में दिया है, हिंदी तो बहुत बोलते हैं ना, हम स्टार्टिंग से बोलते ही आए, ऐसी कोई टफ लैंग्वेज भी नहीं है। तो हिंदी में जब पैराग्राफ हमें दिया हो तो हम केयरफुली रीड करेंगे, उसमें कहा क्या गया है वो समझेंगे और किस बारे में कहा गया है वो भी हम सोच सकते हैं ना, वो भी हमें पता ही चल जाता है एक रीडिंग के अकॉर्डिंग। मान लो एग्जाम्पल लो, आपको विज्ञान के बारे में ही पैराग्राफ आ गया हो, विज्ञान की जहाँ महत्वता बताती हो, या फिर विद्यार्थी के बारे में आ गया हो, कोई विद्यार्थी के बारे में या स्टूडेंट्स के बारे में कुछ महत्व बता रहा हूँ, एग्जाम्पल XYZ कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको एट द एंड वो बोलते हैं ना कंक्लूड करना आना चाहिए कि भाई ये पैराग्राफ है किसके बारे में। जब हमें ये मीनिंग समझ में आ जाएगा ना तो हमें शीर्षक देने में इजी होगा कि भाई पैराग्राफ दिया किसके बारे में। और समटाइम्स पैराग्राफ ना एक टॉपिक को लेके नहीं चलता है, इधर उधर टॉपिक को लेके चलता है ना, तब हमें ट्रिक अपनानी है। कौन सी, कि भाई पैराग्राफ के अंदर ही ना समटाइम्स हमको दे दिया होता है शीर्षक, हम ढूंढ सकते हैं, इतनी तो हमारी रीडिंग है ही कि भाई हाँ ये शीर्षक हो सकता है। जनरली शीर्षक में भी एंड में दिया हो, अगर दिया हो तो हमें फाइंड करना आया हो तो इसमें कम चांसेस है कि दे भी दिया हो नहीं भी दिया हो। लेकिन अगर आप पैराग्राफ रीड करोगे अच्छे से तो कहीं ना कहीं समटाइम्स ना उसी के अंदर आपका शीर्षक जो है वो छुपा हुआ होता है। लेकिन नहीं छुपा हो और एक ही पैराग्राफ अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हो तो उन सबको मिला के कौन सा शीर्षक मैच हो रहा है, हम कैसा दे सकते हैं, वो जो है प्रॉपरली हमें बनाना आना चाहिए। और शीर्षक परफेक्टली लिखोगे तो 2 मार्क्स तो इधर ही आपको मिलेंगे, 2 मार्क्स तो शीर्षक के ही मिलेंगे। बाकी जो आपने ये 1/3 पार्ट लिखा हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा लिखा हो। अब पहले तो मैंने कहा पैराग्राफ का मीनिंग जानो, सेकेंडली मुख्य विषय नक्की करना कि भाई पैराग्राफ किसके ऊपर दिया गया है, क्या मुख्य विषय है। अब 1/3 लिख रहे हो ना तो एट दैट टाइम पे कौन सी बातें आपको याद में रहनी चाहिए, ये वाली पहली तो कि भाई डोंट राइट एग्जाम्पल्स। समटाइम्स एक टॉपिक को समझाने के लिए आपको कितने सारे उदाहरण दिए होते हैं, एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। तो 1/3 पार्ट हम जब लिख रहे हो तो ये एग्जाम्पल्स को ना हमें इग्नोर करना है। वो एग्जाम्पल्स को हम लिखेंगे लेकिन इग्नोर करना यानी सबको लिखना नहीं है पैराग्राफ में, हम उसे एज अ वन सेंटेंस में क्रिएट कर देंगे कि भाई इस टॉपिक के रिलेटेड जो है हम कहीं सारे उदाहरण भी ले सकते हैं या कहीं सारे उदाहरण भी जो है ऊपर की पंक्तियों में या ऊपर के गद्य खंड में दिए गए हैं, वैसा भी हम लिख सकते हैं। या तो फिर उसे सिर्फ एक ही सेंटेंस में ही कन्वर्ट करना है ना हमें, तो कैसे भी करके जहां सारी बातें मिक्स हो रही हो एक ही सेंटेंस बनाना है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हो वो आपको डिस्कस ही नहीं करना है। अब इधर देखो टॉपिक को भी समटाइम्स एग्जाम्पल्स तो दिए जाते हैं लेकिन टॉपिक की भी इंपॉर्टेंस है ना आपको बार बार अगर पैराग्राफ में बताई गई हो तो वो सारी चीजों को भी ना इग्नोर करना है, उसे भी हमें वन सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, जिससे हमें पता चल जाएगा ना कि हमें लिखना क्या क्या है।
अब टाइटल, शीर्षक, शीर्षक कैसे देना है? मैंने बोला ना कहीं पैराग्राफ में ही छुपा होगा, या तो फिर पैराग्राफ में नहीं छुपा है तो समटाइम्स हमें किस बारे में दिया गया है वो तो हम कंक्लूड कर पा रहे ना, या फिर एक ही पैराग्राफ बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में है, तो इन सबको मिला के एक शीर्षक, एक हेडिंग क्या बन सकती है? हम सोच सकते हैं ना। मेक श्योर इस टॉपिक को ना आप ऐसे स्किप नहीं कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते ही है गद्य खंड एक तिहाई लिखना ही पहली बात तो समझ में नहीं आएगा। एक तिहाई का मतलब ये होता है कि जो थिंग्स रिपीट कर रही है, बार बार उसको मीनिंग करवा रही है या फिर बार बार उसका इंपॉर्टेंस बता रही है, वो चीजों को हमें ना एक बार के लिए स्टॉप करना है, इग्नोर कर देना है और एक साथ उसको जो है एक सेंटेंस में लिखना है। अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि टाइटल कैसे देना है और उसका जो ये 1/3 पार्ट है कैसे हमें लिखना है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 61 की, 61 टू 65, जहां 61 टू 64 में आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर ही जो है पूछे जाते हैं, है ना। अब लिखना मेन होता है क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें आपको देना होता है शीर्षक। अब क्वेश्चन नंबर 61, 64, जिसने इंग्लिश के वीडियोस देखे होंगे कि भाई इंग्लिश में सेक्शन डी और ई कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसमें देखा होगा, उसमें मैंने सिखाया है क्लियरली कि ये जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। कॉम्प्रीहेंशन में ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन पहले रीड करना होता है, उसके बाद ही पैराग्राफ पे जाना। पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे ना आप लोग, इधर पहुंच के पहले अगर क्वेश्चन पढ़ के फिर पैराग्राफ रीड करने जाओगे ना, तो क्वेश्चंस जब हमारे दिमाग में रहेंगे ना, तो वन रीड में ही ना हम चारों के चारों आंसर्स को पॉइंट आउट कर पाएंगे, जहां हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली हमें इसमें ना 2 मिनट्स या 3 मिनट्स लेना है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अब हमने आंसर तो पॉइंट आउट कर दिया। मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट जनरली क्वेश्चन आंसर ही आएंगे चारों के चारों, तो चारों के क्वेश्चन पढ़ो और वन रीड में, जो वन रीड है उसमें ही आंसर्स फाइंड आउट कर लो। अब वो फाइंड आउट करने के बाद जो हमारी सेकेंड रीडिंग होगी वो थोड़ी हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ करनी होगी। द रीजन इज कि हमें अब देना है शीर्षक। अब कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये चारों आंसर लिख दिए, इसको छोड़ देंगे। क्यों भाई, चारों भाई अच्छे से अटेम्प्ट किया है, पांचवा भी करो। क्या कर रहा है, सिर्फ डीप अंडरस्टैंडिंग और डीप रीडिंग ही तो लगेगी उसमें। 1 मिनट तो हम उतना उसमें दे सकते हैं ना, और हिंदी में ही तो पढ़ावा देना है, हिंदी में ही तो हमें पढ़ना है। कौन सा भाई इंग्लिश के वर्ड्स दे रखे आपको जो मीनिंग समझते 2-3 मिनट लगेंगे, नहीं ना, हिंदी में दिया है। और उचित शीर्षक हमें कैसे देना है, सेम जैसे गद्य खंड में ये ऊपर जो होता है आपको 1/3 में लिखना होता है, एक तिहाई भाग में, वहां पे अंदर ही अंदर समटाइम्स छुपा हुआ होता है ना हमारा टाइटल, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है समटाइम्स। इसी में भी जो है आपको टाइटल दे दिया होता है और आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, या फिर वही चीज जहां हम इसको भी रीड करके नक्की कर रहे हैं किसके ऊपर क्या सूट हो रहा है टाइटल, यहाँ पे भी हम अच्छे से जो सेकेंड टाइम की हमारी रीडिंग होगी उसको रीड करके हम अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं ना कि भाई इसके ऊपर क्या टाइटल लग रहा है। और क्वेश्चन नंबर 65 लिखो तो मेक श्योर ये गलती मत करना कि भाई आप ऐसे डायरेक्टली लिख दो कि शीर्षक कॉमा करके, इसको एज इट इज क्वेश्चन जैसे आपको पूछा है आंसर भी वैसे होना चाहिए कि इस गद्य खंड का योग्य शीर्षक है, इस गद्य खंड का योग्य शीर्षक है, और इन्वर्टेड कॉमा में फिर शीर्षक देना है। अगर आप खाली 5वें आंसर में शीर्षक लिख के छोड़ देते हो, शीर्षक राइट होने के बावजूद भी आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स, क्योंकि 1 मार्क्स में आपको सेंटेंस पूछा है ना, तो 1 मार्क्स में सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखो, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ना। अब आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये वाला पार्ट जो है वो कैसे लिखते हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है 59 वाला, और कैसे अटेम्प्ट करना है 60 वाला भी। छोड़ नहीं देना है हमें, कौन सी बातों को ध्यान रखते हुए जो है हमें अटेम्प्ट करना है उसको, और शीर्षक देना है। और 61 टू 65 में भी भाई 61 टू 64 तो पहले क्वेश्चन रीड किया, फिर पैराग्राफ में से आंसर्स ढूंढे, और 65 के लिए सेकेंड रीडिंग और लगेगी, दूसरी बार रीडिंग और करेंगे जहां हमें उसे शीर्षक देना है। और समटाइम्स अगर पैराग्राफ में भी शीर्षक दे दिया हो, हमें फाइंड करना आ रहा हो, तो भाई हो गई हमारी, तो भाई मार्क्स मिल गए हमें।
हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पूरा सेक्शन डी जो है आपको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।